वेलकम वंस अगेन बेटा। आज अपने कंटिन्यूस रखेंगे क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट वाले चैप्टर को हम कंटिन्यूस रखेंगे। और इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये जान लीजिए कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चल के बात करते हैं इस टॉपिक को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो आपको पीछे के बारे में, जो इससे पहले जो टॉपिक हुआ उसके बारे में हम जो लाइव क्लास में आपसे बात हुई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब हमने लास्ट में बात किया था कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है एंड दैट गोज अगेंस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट में वो डिसीजन जाता है। और उसके बाद में एक संकट खड़ा हो जाता है देश की सरकार के सामने कि सरकार देश के अंदर इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर रहेंगी या नहीं। अल्टीमेटली बात करते थे हम कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम रिलीफ मिल जाता है, पार्शियली एक स्टे मिल जाता है, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को ये तो इजाजत नहीं मिलती कि वो पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन यस उनको इतना मिल गया जब तक कि इस उनकी पिटीशन जो फाइल थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंदिरा गांधी की तरफ से, तब तक उसका निर्णय नहीं आ सकता है, तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पे बनी रहेंगी। इसके साथ ही हमने बात की, ये बात कर रहे हैं कि कैसे एक देश के अंदर, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट खड़ा हुआ, इमरजेंसी का जो इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी देश में आपातकालीन लागू होने की परिस्थितियां कैसे बनी। इसी के साथ में हमने बात की थी कि बेटा कैसे जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन है वो पार्लियामेंट की तरफ मूव कर रहा था, और उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी जो कि कांग्रेस का अपना पक्ष है कि कांग्रेस इस अव्यवस्था को देखकर मजबूर हो गई देश के अंदर आपातकाल को लागू करने के लिए। अब उससे आगे बात करेंगे, आज के टॉपिक में बात करेंगे कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के संदर्भ में कौन कौन से विवाद हैं, ठीक है ना। अब जब हम ये बात करेंगे तो फिर न इसमें हम आगे जानेंगे क्या आपातकाल जरूरी था, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां देश के सामने आ गई थी कि आपातकाल लगाना जरूरी था, क्या कोई और भी दूसरा विकल्प हो सकता था क्या, उसके बारे में जो विपक्षी पार्टी है उनका भी पक्ष हम रखेंगे, ठीक है ना, और दूसरी तरफ सरकार का तो पक्ष रखा ही जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, क्या आपातकाल के दौरान, उसमें दोनों पक्ष फिर हमारी तरफ से रखे जाएंगे, सरकार का क्या पक्ष था और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी हैं या फिर देश के नागरिकों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। और अंत में हम अपने इस टॉपिक को खत्म करेंगे आपातकाल से हमने क्या लेसन सीखा है, लेसन ऑफ द इमरजेंसी। देश में आपातकाल लागू हुआ, उसको हम नहीं रोक पाए, बट द लेसन लर्नड फ्रॉम द इमरजेंसी, हमने क्या लेसन सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल के संदर्भ में विवाद, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द इमरजेंसीज, कि भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया, क्या वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां थी। भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण के रूप में इसको जाना जाता है। जो देश में आपातकाल लगाया गया, इसको सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है ना, अभी तक भी अगर बात करो तो भारत देश के अंदर सबसे एक विवादास्पद रहा है। और आपातकाल की घोषणा की जरूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना, कि आपातकाल की घोषणा को लेकर बहुत सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपोजिशन पार्टीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार ने, क्योंकि उस टाइम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने तो देश में आपातकाल लगाया ही था,
तो उनका तो अपना पक्ष रहेगा ही, वो तो इसको सही साबित करने की तरफ कोशिश करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो आपातकालीन के बाद में जैसे ही आपके यहाँ पे जो रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, दोबारा से आपके देश में प्रजातंत्र वापस एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद में एक शाह कमीशन बैठाया जाता है, क्योंकि आपातकाल के बाद में इलेक्शन होते हैं 1977 में, और उस इलेक्शन में जनता पार्टी की सरकार बनती है देश में, और वो एक शाह कमीशन बैठाते हैं। शाह एक चीफ जस्टिस रहे थे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और वो इस चीज की इंक्वायरी करते हैं कि आपातकाल से रिलेटेड सभी घटनाओं के बारे में उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये जो कमीशन है वो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, हु इज रेस्पॉन्सिबल, हाउ द इंसिडेंट्स टेक प्लेस, और इससे संबंधित सभी घटनाओं के प्रकरण के बारे में, इवन इंदिरा गांधी का जो पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश की। वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी खुद कभी शाह कमीशन के सामने प्रोड्यूस नहीं हुई, उन्होंने जो है अपने दूरस्थ स्थानों से ही, दूर से ही लेटर के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शाह कमीशन के सामने रखा। तो क्या आपातकाल जरूरी था? क्या देश में, भारत के अंदर जो आपातकाल लगाया था, इसके अंदर अगर हम सरकार का पक्ष देखें तो उसके बारे में बहुत जरूरी है बातें करना। एक जो आपातकाल के लिए जो आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद, कि देश के अंदर कोई आंतरिक गड़बड़ी की अगर सिचुएशन होती है तो देश में उन परिस्थितियों में देश के अंदर आपातकाल की स्थिति लगाई जा सकती है। अपने आप में ये काफी कह सकते हो, एम्बिगिटी है इसमें, काफी मतलब क्लैरिटी नहीं है, कह सकते हो कि आपातकाल की अंदरूनी स्थितियां क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन कोई क्लियर नहीं थी, और इसका बखूबी से इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया, और 26 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल लगा दिया गया। कई हिस्सों में देश, जैसा कि हम इसी चैप्टर में करते आ रहे हैं, देश के अंदर कई सारे हिस्से में एक आंदोलन चला हुआ था। चाहे बात करें, आप बिहार की बात करें, बिहार के अंदर ज्यादा जयप्रकाश नारायण इसको लीड कर रहे थे छात्र आंदोलन को। दूसरी तरफ गुजरात के अंदर भी आंदोलन की एक परिस्थितियां बनी हुई थी, और इन सब को लेकर आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और आपातकाल लागू करने के लिए इसको पर्याप्त माना जा सकता है क्या? अगर देश के किसी हिस्से में आंदोलन सरकार के खिलाफ चल भी रहे हैं, तो क्या ये आपात लगाने के लिए पर्याप्त है क्या? क्या इसको सिंपली बिकॉज ऑफ देयर इज अ मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट द इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन एनी नेशन? डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र में विरोध जायज है, सरकार का विरोध किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सरकार कहती है कि एक हद तक कहीं विरोध जायज है, लेकिन कंटिन्यूअस धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। और इंदिरा गांधी के समर्थक ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का किया जाना, मतलब नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात कर रही है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के साथ में जो सरकार के पक्ष में है, वो कह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन कहां तक, कोई एक सीमा होगी, उससे आगे वो जायज नहीं ठहराए जा सकते। सरकार के पास में एक संवैधानिक जिम्मेवारी होती है, उसको देश के अंदर जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार बनी थी उनको लागू करने होते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में जब सरकार को एक पीसफुल माहौल नहीं मिलता है, एक डेमोक्रेसी का फेलियर जैसा लगता है प्रजातंत्र में इतना ज्यादा। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को लिखी चिट्ठी में इस बारे में जिक्र किया कि विनाशकारी ताकतें जो प्रशासन के प्रगतिशील जो आइडियोलॉजी है, विचार है, देश के अंदर कुछ सुधार लाने की बात कर रहे थे,
उनको गैर संवैधानिक साधनों के बूते से सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। इनकी सरकार देश के लिए कुछ भलाई के काम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल करना चाहती थी। वहीं अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही थी, सरकार को गिरा। बात कर रहा हूं इंदिरा गांधी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का क्या कहना है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेटा अगर आपातकाल में जो अपोजिशन पार्टी से उनको कहना है कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर विरोध करने का अधिकार है। हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से ही ये जायज रूप से हमने इनफैक्ट अपनी आजादी भी तो विरोध करके, विरोध धरना प्रदर्शन से पाई है। तो यहाँ पर कौन सा नाजायज हो गया? विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, आंदोलन जो भी चले। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जितने भी आंदोलन चले मोर और लेस, ठीक है ना, बहुत हद तक ये सब एक अहिंसक रूप में थे, कहीं पर बहुत ज्यादा घटनाएं तो नहीं घटी। फिर अगर कहीं पर कोई आंदोलन अहिंसक हो भी जाता है तो क्या हम एक अति की तरफ जाएंगे, सीधा देश में आपातकाल लागू करेंगे? क्या उससे पहले सरकार के पास में कोई विकल्प नहीं होता? तो वो गृह मंत्रालय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल डिस्टरबेंस को अपने नियंत्रण में करने के लिए। बट एट दैट टाइम द होम मिनिस्ट्री वाज टोटली इनएक्टिव, ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय कुछ नहीं कह रहे थे और अल्टीमेट उन्होंने जो स्टेप उठाया वो था आपातकाल का। खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं था उस टाइम। मैं बात कर रहा हूं अपोजिशन पार्टीज का जो कहना था कि देश की एकता और अखंडता को, जो कांग्रेस कह रही थी कि इस वजह से हमने आपातकाल लगाया कि देश की एकता और अखंडता को खतरा था, अपोजिशन पार्टी इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि खतरा तो था, तो वो था देश के शासक दल को, ठीक है ना, उनको खतरा था। और मोर पार्टिकुलरली अगर बात करें तो इंदिरा गांधी की सरकार के लिए खतरा बना हुआ था। वो उन्होंने जो संविधान के जो प्रोविजन है उनका एक मनमाने ढंग से इस्तेमाल करके और एक गलत परंपरा अपने आप में सेट कर दी, ये अपोजिशन पार्टी का कहना है, ठीक है ना। तो आपातकाल के दौरान बहुत सारे गृह मंत्रालय का जिम्मा बनता था कानून व्यवस्था के बाबत। कोई चिंता उन्होंने, गृह मंत्रालय ने कोई ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। सरकार अपनी रोजमर्रा के अमल में आने वाली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती थी, ठीक है ना। बाकी दंगे फसाद तो होते रहते हैं एक बड़े स्टेट के अंदर, तो क्या डेली पुलिसिंग का जो काम है उसको, आंतरिक गड़बड़ी को उनको सुधारने की तरफ काम करना चाहिए था। लेकिन आपातकाल जैसी अतिचारी कदम उठाना ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल खतरा देश की एकता को नहीं, ये शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री के लिए था, ऐसा विपक्ष की पार्टियां या जयप्रकाश नारायण का कहना था। तो हमने दोनों पक्षों की बात की, क्या आपातकाल जरूरी था। अब आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसमें भी हम दोनों पक्ष को लेकर बात करेंगे। सरकार का पक्ष क्या है और क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसीज क्या कहते हैं, ठीक है ना। सरकार का या फिर विपक्षी पार्टियों का, दोनों के पक्षों के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो बेटा सरकार कहती है कि हम ये चाहते थे कि इमरजेंसी किस लिए लगाया गया, टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिस्टोर द एफिशिएंसी। हमने कानून व्यवस्था को एक एस्टेब्लिश करने के लिए और देश के अंदर एफिशिएंसी से अपने जो 20 सूत्री प्रोग्राम्स है, जो उन्होंने कुछ सपने देखे थे देश के अंदर लगाने के लिए, देश के अंदर सुधार के लिए, उनको लागू करने के लिए हमको यह आपातकाल लगाना पड़ा, ऐसा कहना है सरकार की तरफ से। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना था, कार्य कुशलता को बढ़ाना था, गरीबों के हित के कार्यक्रम को लागू करना चाहती थी सरकार, ठीक है ना। गरीबों के लिए भलाई के कार्यक्रम है उनको लागू करना चाहती थी सरकार। और 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड,
ठीक है ना, जिनके पास ज्यादा है उनको बराबर समान वितरण की बात कर सकते हो, खेती हर मजदूरों की बात कर सकते हो, या फिर आप बंधुआ मजदूरी की समाप्ति जैसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार इंदिरा गांधी की आई थी। तो उनका कहना है कि हम उन जो मुद्दों पे जिन पे हमारी देश में सरकार बनी थी उन पे काम करना चाहते थे, उसके लिए हमको माहौल, सरकार का कहना है कि आपातकाल लागू होने के बाद में ये सब करना एक हमें लग रहा था कि वो कर सकते हैं, इसलिए देश के अंदर आपातकाल लगाना पड़ा। अब क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसी, जो आलोचक हैं वो कहते हैं यूज ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, इस काल में बहुत सारे लोगों को आप कह सकते हो कि 1,11,000 के लगभग सिविलियंस को एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हम समझ लेते हैं आप कि बेटा किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन पुलिस इसलिए गिरफ्तार कर सकती है कि हो सकता है वो क्राइम कर दे, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और उनको अपना, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया ऐसे जो जिनका कोई ऐसा इतिहास ही नहीं रहा कि उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया हो, तो अपने आप में एक काफी बड़ी घटना। साथ ही 676 जो पॉलिटिशियंस है, विरोधी पार्टियों के नेतागण हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया रातों रात। साथ बात करें तो दिल्ली के अंदर जो एक दिल्ली जल बोर्ड के जनरल मैनेजर थे, ठीक है ना, जो दिल्ली में पावर सप्लाई, दिल्ली पावर सप्लाई के जनरल मैनेजर की बात करें, करेक्ट कर लीजिए इसे, पावर सप्लाई मतलब जो बिजली की आपूर्ति करते थे, उनके जनरल मैनेजर को उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर का 26 जून की रात को 2 बजे या सुबह की कह सकते हो, 2 बजे कॉल आता है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाए। 2-3 दिन तक के लिए ऐसा किया गया। पर्पस सीधा था कि जो समाचार है वो देश तक, जो दो अत्याचार किए जा रहे हैं वो पब्लिक तक ना पहुंचे या इंटरनेशनल मीडिया तक ना पहुंचे। सरकार ने इस तरह की गलतियां कही, आप कह सकते हो। और उसके बाद में ये बिजली फिर दोबारा रिस्टोर कर दी गई, जारी कर दी गई, दोबारा से इसकी सप्लाई चालू कर दी गई। लेकिन तब तक एक सेंसरशिप के लिए एक टोटली एक प्रोसेस एस्टेब्लिश हो चुका था। अब कोई भी अखबार जब तक कि सरकार सेंशन ना कर दे, सेंसर का मतलब उसकी अखबार को सरकार के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे और उसके बाद में वो अखबार पब्लिश हो सकता है। हमने बात की थी काफी इसके बारे में डिटेल से। आपातकाल में ये सब तो घटनाएं हुई, ठीक है ना, साथ में और इसी के साथ में सेंसरशिप का एक ढांचा खड़ा हो गया था। फिर इसके अलावा कुछ और गंभीर आरोप ऐसे लगे थे जो आधिकारिक पद पर नहीं थे। हम संजय गांधी की बात कर सकते हैं जो इंदिरा गांधी के बेटे थे। वो कोई कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना कोई मंत्री थे, ना वो राज्यसभा से ना लोकसभा से, लेकिन उन्होंने अपने सरकारी ताकत का इस्तेमाल किया। किस तरह से किया उन्होंने, सरकारी कामकाज में दखल दिया। दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको रातों रात उन्होंने हटा दिया गया और उनको दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कहा गया। ये मुहिम अपने आप में काफी विवाद में रही कि जो सरकार का मेंबर ही नहीं है, उस तरह की आखिर कैसे वो जायज ठहराया जा सकता है। फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल का बुरा असर आम लोगों को भुगतना पड़ा। किस तरह से, आपातकाल के दौरान पुलिस की हिरासत में अपने आप में काफी प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोगों को लिया गया था उनकी काफी डेथ हुई, ड्यूरेशन डिटेंशन में ही मारे गए, ठीक है ना। और इसके बारे में राजन की पुलिस हिरासत में मौत, आपके टॉपिक के अंदर भी, बुक में भी ये दे के रखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके पीछे चीफ मिनिस्टर उस टाइम की केरल के, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, अपने आप में बड़ी बात। अब बात कर सकते हो कि जनसंख्या के नियंत्रण के तरफ भी एक अंधाधुंध जबरदस्ती काम किया गया। ये कोई एक डेमोक्रेटिक सरकार के लिए शोभा नहीं देता कि जबरदस्ती आप पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे हैं, ठीक है ना।
फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, पकड़ा जा रहे हैं लोगों को जबरदस्ती उनके परिवार नियोजन के लिए, बगैर उनका ये देखे हुए। कई तो शादी जिनकी नहीं हुई थी उनका भी नसबंदी कर दिया गया, 60 साल 70 साल के बूढ़े की भी नसबंदी की गई। तो अपने आप में काफी रुद्र रूप रहा कांग्रेस का उस पीरियड में। आपातकाल से अब हम सबक की बात करते हैं कि क्या लेसन हम ले सकते हैं। ये जो परिस्थितियां बनी है वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये तो बात सही है कि बहुत सारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ है इंडियन डेमोक्रेसी की, वो सामने आ गई कि आखिर कमजोरियां क्या है भारत की डेमोक्रेसी में और ताकत क्या है भारत की डेमोक्रेसी में, वो सब सामने आ गई सब लोगों के लिए। और ये डेमोक्रेसी ये भी देख लिया कि बड़े मुश्किल के हालात में भी भारत में से प्रजातंत्र खत्म नहीं हो सकता। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन लग जाता है और कभी राजनीतिक रूप से चुनी हुई सरकार आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। आपातकाल में एक जो बड़ी बात है वो है संविधान के अम्बिगिटी, जो आर्टिकल 352 को लेकर काफी विवाद भी रहा इसको कि क्या इंटरनल डिस्टरबेंस क्या है, उसको कोई खास डिफाइन नहीं किया गया था। और फिर इसमें कुछ बदलाव किए गए इस आपातकाल के बाद और शस्त्र विद्रोह की बात को ऐड कर दिया गया जब आर्म्ड रेबेलियन होगा, ठीक है ना। नॉर्मली कोई प्रदर्शन धरना कर रहे हैं तो आप इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, आर्टिकल 352 का सहारा नहीं ले सकते। इसके लिए हथियारों के साथ में अगर कोई गुट या अलग अलग स्टेट में इस तरह की कोई कंडीशन सशस्त्र विद्रोह होता है तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरा, आपातकाल में नागरिकों के प्रति सचेत हुए। आपातकाल के दौरान ये देखा गया कि जो कोर्ट है वो सिविल राइट्स के प्रति बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे, मौलिक अधिकारों को लेके कोर्ट की तरफ से कोई बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की काफी इस बारे में चर्चा की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रहा था और एक बहरे और गूंगे जैसे काम किया इन्होंने। आम इंसान की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो डाल सकते हैं, हैबियस कॉर्पस प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिनको रख लिया, उनकी सुनवाई तक करने के लिए उन्होंने कह दिया कि इमरजेंसी में आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तक नहीं कर सकता, ये फाइनल डिसीजन। जबकि हाई कोर्ट का भी कई सारे हाई कोर्ट इसके फेवर में थे कि एटलीस्ट आपातकाल में लोगों की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उनकी तो सुनवाई होनी चाहिए। अपने आप में काफी एक ऐसा संकटपूर्ण पीरियड था जिसको लेकर काफी हम चर्चा कर सकते हैं। और राजनीतिक विरोध काफी था, ठीक है, वो सब जायज है। तो लेकिन आपातकाल में पुलिस का एक्सेस देखा गया, किस तरह से पुलिस ने जिनका काम कुछ अलग तरह से एक होना चाहिए था, पुलिस व्यवस्था अपने आप में उन्होंने डेमोक्रेसी को एक तरफ रख दिया और सरकार का टोटली नुमाइंदा बन के काम किया गया। तो ये सब हमने देखा कि आपातकाल क्या जरूरी था, क्या आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, आपातकाल से क्या सबक सीखा जा सकता है। हमारे देश में अल्टीमेटली लास्ट में जो कंक्लूजन है कि देश के अंदर जो प्रजातंत्र है वो काफी जड़ें जमा चुका है। कोई सरकार अगर प्रयास भी करती है देश के अंदर प्रजातंत्र को खत्म करने की दिशा में तो वो सक्सेस नहीं पाती हमारे देश में। उसके बाद में इनफैक्ट हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कुछ मजबूती आई, कुछ कमजोरियां थी, उनको ठीक किया गया। तो आज के टॉपिक में हम सब इतना ही बात करने वाले थे, फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।